अभी 2 एपिसोड अपलोड हो रहे हैं। शाम तक और 2 आ जाएंगे। आज 5 मिलेंगे आप सभी को। एक एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा संडे के दिन। तो थोड़ा सा लेट होगा, अपलोड हो जाएंगे शाम तक। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसे परवाह नहीं थी कि वे कौन हैं। अगर उन्होंने उसके दोस्तों को चोट पहुंचाई है तो उनकी सजा सिर्फ मौत है। जो भी इन लोगों के पते जानता है, मुझे वहां ले चलो। कार्तिक ने भीड़ की ओर देखकर कहा और एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन हवा में उछाला। यह उसका इनाम है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक उच्च श्रेणी का पत्थर किसी खजाने से कम नहीं था। मैं जानता हूं, एक शिष्य ने लालच में आगे बढ़कर कहा। रास्ता दिखाओ। कार्तिक ने पत्थर उसे फेंक दिया। केनेथ ने कार्तिक को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने कार्तिक की आंखों में वह लाल रंग देख लिया था। अगर उसने इस गुस्से को बाहर नहीं निकाला तो वह अंदर ही अंदर पागल हो जाएगा। क्या तुम लोग चल सकते हो? कार्तिक ने अपने दोस्तों से पूछा। अगर चल सकते हो तो मेरे साथ आओ। आज हम इन सब का हिसाब करेंगे। हां, सबने एक साथ कहा। वे बार बार मरने के लिए तैयार थे, लेकिन आज वे बदला लेने जा रहे थे। समूह उस शिष्य के पीछे चल पड़ा। उनके पीछे 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी जो तबाही का मंजर देखने आ रही थी। जल्दी ही वे जगन के आंगन में पहुंच गए। अंदर जगन और उसका साथी बिरवित शांति से शतरंज खेल रहे थे। उस बच्चे के परिवार वाले अब तक मर चुके होंगे, बिरवित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अगर कोई चमत्कार न हुआ हो तो वे जलकर राख हो गए होंगे, जगन ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक के दोस्तों को खत्म करना जरूरी था। वे दोनों अपनी साधना पर चर्चा कर रहे थे। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन वे अभी भी दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। बाहर क्या शोर है? गेंग मोचो ने अचानक पूछा। हजारों कदमों की आहट उनकी ओर आ रही थी। जैसे ही वे दरवाजा खोलने वाले थे, अचानक आंगन का विशाल द्वार धमाके के साथ टूट गया। लकड़ी के हजारों नुकीले टुकड़े किसी तीर की तरह उनकी ओर उड़े और उनके शरीरों में धंस गए। दर्द से कराहते हुए उन्होंने देखा कि लोगों का एक हुजूम अंदर घुस आया है। वरिष्ठ भाई कार्तिक, जगन और गैंग मोचो यहीं हैं, गाइड ने इशारा किया। कार्तिक अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे रोहन, केनेथ और बाकी घायल दोस्त थे। हजारों लोगों की भीड़ ने आंगन को घेर लिया। प्रवर्तन हॉल का गायब होना सबको बता रहा था कि आज संप्रदाय में कुछ बड़ा होने वाला है। कार्तिक को अपनी भड़ास निकालने की पूरी छूट मिल गई थी। कार्तिक, तुम अभी भी जीवित हो। जगन ने कार्तिक को देखा तो उसकी आवाज गले में अटक गई। बिरवित कांपने लगा। वे जानते थे कि 3 महीने पहले कार्तिक ने उनसे ज्यादा ताकतवर लोगों को मारा था। असंभव! ब्लड सी डेमन आइलैंड पर सब मर गए थे। यह झूठ है। बिरवित पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। उसका शरीर लकड़ी के टुकड़ों से छलनी था और खून से लथपथ था। 3 महीने पहले तुमने सनसेट माउंटेन्स में मुझे मारने की कोशिश की थी, कार्तिक ने ठंडी आवाज में कहा। चलो, आज वह पुराना हिसाब बराबर करते हैं। मजाक बंद करो! जगन सदमे से उभरते हुए चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम सबको मार सकते हो, इन घायल कुत्तों के साथ? जगन ने खुद को संभाला। उसे लगा कि वह और बिरवित मिलकर अब भी कार्तिक को हरा सकते हैं। वे अब अर्ध दिव्य घटना क्षेत्र में थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कार्तिक अब वह पुराना कार्तिक नहीं रहा था। वह साक्षात मृत्यु बनकर उनके सामने खड़ा था। शांत होने के बाद कार्तिक ने बिना किसी शिकन के अपने शरीर में धंसे लकड़ी के टुकड़ों को निकाला और एक तरफ फेंक दिया। क्या वे दोनों सचमुच यह सोचते थे कि वे कार्तिक को डरा पाएंगे? जहां तक अन्य लोगों की बात थी, कार्तिक ने उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं था। वे तो बस एक ही झटके में खत्म किए जा सकते थे। आसपास खड़े किसी भी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या कार्तिक वास्तव में जगन को मार सकता है, लेकिन यह तो हमें जल्द ही पता चलने वाला था। उन्होंने तुम्हें कुल कितनी बार मारा? कार्तिक ने अचानक रोहन से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके पीछे छिपा तूफान महसूस किया जा सकता था। वह जानना चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति के दौरान रोहन को कितनी बार अपमानित होना पड़ा था। रोहन ने उन दर्दनाक पलों को याद किया और एक त्वरित गणना की। उन्होंने हमें 140 बार चाकू मारा,
300 बार लात मारी और 10 बार थप्पड़ मारे। यह संख्या पूरी तरह से सटीक तो नहीं थी, लेकिन काफी हद तक सही थी। ठीक है, मैं इसका दुगुना लौटा दूंगा। कार्तिक ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें दो तीखी तलवारों की तरह जगन और उसके साथी बिरवितो पर पड़ी। उस घुटन भरी निगाह ने जगन और बिरवितो को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें भयानक थीं, मानो साक्षात मृत्यु की आंखें हों, जो किसी के भी दिमाग को वश में करने में सक्षम थीं। आगे बढ़ो, मारो इसे। बिना किसी झिझक के जगन और बिरवितो ने अपने हथियार निकाले और कार्तिक पर हमला कर दिया। अविश्वसनीय रूप से तेज। उनका मानना था, पहले हमला करो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। वे कार्तिक की युद्ध शैली से अपरिचित थे, इसलिए पहले वार करना ही उन्हें सही लगा। यह तो कचरा है। कार्तिक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में ही जोर से नीचे की ओर दबा दिया। बैंग बैंग। वे दोनों अचानक अपनी जगह पर बुत बनकर जम गए। कार्तिक की हथेली का दबाव उन पर किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ा था। मेरा दांतियान! जगन चीख उठा। एक जोरदार धमाका हुआ और उनके शरीर के अंदर से दांतियान के फटने की आवाजें आईं। बिरवितो का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे दोनों के बीच की शक्ति के अंतर का एहसास हुआ। उनके कुछ करने से पहले ही उनकी साधना शक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। कार्तिक इतनी भयानक शक्ति प्राप्त कर चुका था जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जमीन पर लेटे हुए वे लगातार विलाप कर रहे थे। अपना दांतयान खो देने के कारण वे अब अपंग हो चुके थे और पूरी तरह से दूसरों की दया पर निर्भर थे। क्लैंग! कार्तिक ने एक लंबी तलवार फेंकी जो खनखनाती हुई रोहन के सामने आकर गिरी। जैसा तुमने कहा था, ठीक वैसा ही वापस ले लो। कार्तिक का लक्ष्य सीधा साधा था। उन्होंने रोहन और अन्य लोगों पर 100 से अधिक घाव किए थे और 300 से अधिक बार लात मारी थी, इसलिए अब वह हिसाब एक एक करके बराबर करेगा। केनेथ और उसके बाकी साथियों का नंबर बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल ये दोनों प्यादे अपने किए की सजा भुगतेंगे। रोहन ने लंबी तलवार उठाई और धीरे धीरे जगन और बिरवितो की ओर बढ़ने लगा। वे दोनों इतने भयभीत हो गए कि पीछे खिसकते हुए दूर रेंगने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो। जगन भयभीत होकर दया की भीख मांगने लगा। वहां मौजूद दर्शकों में से कोई भी आगे नहीं आया। सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस समय किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह कार्तिक के क्रोध को उकसाए। जब कोई व्यक्ति हत्या करने के इरादे से भरा हो तो जो कोई भी उसे रोकने का साहस करता है वह भी मारा जाता है। कार्तिक, कृपया हमें मत मारो। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। मृत्यु का सामना करते हुए बिरवितो एक दयनीय भिखारी की तरह गिड़गिड़ा रहा था। उसके पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही थी। वह इतना भयभीत था कि उसने अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो दिया था। उनकी दया की गुहार को अनसुना करते हुए कार्तिक की आंखें पूरी तरह से भावहीन रहीं। वहां एक अजीब और डरावनी शांति थी। रोहन जगन के सामने खड़ा हो गया और बिना किसी दया के उसे जमकर लात मारी। पिछले कुछ दिनों में घटी सभी घटनाओं को याद करते हुए उसके सीने में दबा हुआ गुस्सा और हत्या का इरादा उमड़ आया। एक के बाद एक लात पड़ती रही। जगन का शरीर किसी गेंद की तरह इधर उधर उछाला जा रहा था। देखते ही देखते उसका शरीर सूजकर फूल गया। फिर भी रोहन संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उसका शरीर पकड़ा और उसे दर्जनों बार जोर से थप्पड़ मारे। जगन पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसके सारे दांत तोड़ दिए थे। उसका सिर एक बड़े सुअर के सिर की तरह सूज गया था और उसकी आंखें बाहर निकलने ही वाली थीं। यह दृश्य बेहद भयावह था। किसी ने भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। केनेथ और उसके गिरोह का साथ देने का फैसला करते ही यही उनका अंतिम भाग्य तय हो गया था। तभी तलवार की एक चमक दिखाई दी। एक के बाद एक वार करते हुए जगन का शरीर लगातार कटता गया। मांस और खून बिखरने लगे। टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने की सजा। रोहन ने सैकड़ों कट लगाए जब तक कि वह अधमरा नहीं हो गया। फिर वह रुका। बिरवितो ने यह सब देखा और वह इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। लेकिन रोहन हार मानने को तैयार नहीं था। वह बिरवितो के पास गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे दर्द से कराहता हुआ वह होश में आ गया।
नहीं, कृपया मुझे जल्दी से मौत दे दो। चूंकि उसका अंत निश्चित था, इसलिए बिरवितो ने आशा की कि कार्तिक उसे शीघ्र मृत्यु प्रदान करेगा। इस तरह तड़प तड़प कर और अपमानजनक तरीके से मरना एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा श्राप है। अब कैसा महसूस हो रहा है? रोहन ने बिरवितो को बालों से पकड़ा और उसे बार बार थप्पड़ मारे। क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में हमें कभी चैन से जीने दिया? अगर सीनियर ब्रदर नौहर ना होते तो तुम हमें बहुत पहले ही काट चुके होते। रोहन ने उसे 30 से अधिक बार थप्पड़ मारे और फिर उसे घूंसे और लातों से अधमरा कर दिया। बिरवितो शायद दर्द से ज्यादा डर से मर रहा था। 1000 टुकड़ों में काटे जाने की कल्पना ही उसे मार रही थी। यह तो बिल्कुल बकवास है। रोहन ने अंततः बिरवितो के निस्तेज शरीर को एक तरफ फेंक दिया और गुस्से से थूका। 2 लोगों की मौत के बाद भी यह मामला खत्म नहीं हुआ था। इसमें अभी भी मलिक परिवार के सदस्य शामिल थे। बिरवितो और उसके साथी की तुलना में मलिक परिवार अपने कार्यों में कहीं अधिक कपटी और खतरनाक था। यह पूरी साजिश मलिक परिवार द्वारा अपनाई गई एक रणनीति थी। चलिए अगली जगह चलते हैं। रोहन ने जमीन से उनकी स्टोरेज रिंग, भंडारण अंगूठी उठा ली और दोनों शवों को नजरअंदाज कर दिया। कार्तिक तेजी से अगले स्थान की ओर बढ़ा। यदि कोई अप्रत्याशित परिस्थिति न हो तो अगला स्थान राजकून का आंगन होना चाहिए। कार्तिक की वापसी की खबर मिलते ही मलिक परिवार ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके गुप्त रूप से अपने शिष्यों को रोहन की हत्या करने के लिए उकसाया था। वे कई बार लगभग सफल भी हो गए थे, लेकिन हर बार नौहर ने उन्हें बचा लिया था। इमारतों की कई कतारों को पार करने के बाद एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम वक्त में कार्तिक की एक लात ने राजकून के आंगन का द्वार खोल दिया। यहां कोई नहीं है। जब उन्होंने प्रवेश किया तो राजकून आंगन में नहीं था। तभी एक अन्य शिष्य ने आगे बढ़कर कार्तिक को जानकारी दी। वरिष्ठ भाई कार्तिक, मैंने सुना है कि त्रिदेव ने दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। इस समय राजकून और मलिक परिवार के सभी सदस्य त्रिदेव के प्रांगण में जश्न मना रहे होंगे। राजकून यहां नहीं था। इसके बजाय वह त्रिदेव की उपलब्धि का जश्न मनाने गया था। रास्ता दिखाओ। कार्तिक ने हवा में हाथ लहराया और एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर उस शिष्य की ओर फेंक दिया। उस शिष्य के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। उसने केवल एक जानकारी दी थी और बदले में उसे इतना कीमती पत्थर मिल गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी किस्मत को कोसने लगे कि वे पहले क्यों नहीं बोले। बहुत से लोग पछतावे और एक और मौके की उम्मीद से भर गए। वे चाह रहे थे कि कार्तिक और प्रश्न पूछे ताकि उन्हें भी उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर मिल सकें। सभी जानते हैं कि कार्तिक बेहद धनी है। राजकुंड के आंगन से निकलने के बाद वे सीधे त्रिदेव के ठिकाने की ओर चल पड़े। त्रिदेव मूल रूप से मलिक परिवार के प्रतिनिधि हैं। सच्चे शिष्यों के अलावा त्रिदेव का वर्तमान में बहुत उच्च पद है। मलिक परिवार एक ऐसा परिवार है जिसका इतिहास हजारों वर्षों तक फैला हुआ है और जिसकी एक समृद्ध विरासत है। हर साल उनके शिष्य आजीवक संप्रदाय में आते हैं। जैसे कोई बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है, वैसे ही कार्तिक के पीछे चलने वाले लोगों की कतार बढ़ती ही गई। कुछ देर पहले यहां लगभग 1000 लोग थे, लेकिन पलक झपकते ही यह संख्या 1500 के पार पहुंच गई। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ था, और जब उन्हें पता चला कि कार्तिक जीवित लौट आया है तो अनगिनत लोग स्तब्ध रह गए। क्या उसने सच में जगन और बिरवितो को मार डाला? भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। ज्यादातर लोग कार्तिक के बचाव में बोल रहे थे क्योंकि जगन और उसके साथियों के कृत्य निंदनीय थे। वे अब कहां जा रहे हैं? त्रिदेव के आंगन में राजकुंड को मारने। भीतरी द्वार के आसपास का क्षेत्र चर्चाओं से गूंज रहा था। अधिक से अधिक संचार प्रतीक जगमगा उठे। लोग अपने साथियों को यह तमाशा देखने के लिए बुला रहे थे। ऐसा नजारा शायद 10,000 वर्षों में एक बार ही देखने को मिलता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि संप्रदाय का प्रवर्तन विभाग गायब था, जो यह दर्शाता था कि उन्होंने मौन रूप से इस प्रतिशोध को स्वीकृति दे दी है। मैंने सुना है कि त्रिदेव ने 3 दिन पहले दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है।
उनके प्रांगण में कई शक्तिशाली आंतरिक शिष्य मौजूद हैं। जब लोगों को पता चला कि कार्तिक त्रिदेव के आंगन में जा रहा है तो कई लोग चिंता में पड़ी डीडीएच गए। कार्तिक की आभा देखकर लगता है कि वह अभी भी स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में है। स्वर्गीय गैंग और दिव्य घटना क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। हालांकि कार्तिक पर उनके साथियों का भरोसा कभी कम नहीं हुआ। यह कोई संयोग नहीं है कि वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से उठकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है। असीम शक्ति के बिना वह बहुत पहले ही इस क्रूर दुनिया में नष्ट हो गया होता। साधना का संसार एक विशाल भंवर है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप कुचल दिए जाएंगे। इस समय त्रिदेव के आंगन में गिलासों की खनक और शुभकामनाओं के आदान प्रदान की आवाजें गूंज रही थीं। वहां लगभग 50 या 60 पुरुष और महिलाएं थीं। वे सभी संभ्रांत आंतरिक शिष्य थे जो त्रिदेव को बधाई देने आए थे। वरिष्ठ भाई त्रिदेव, भविष्य में जब आपको विशिष्ट शिष्य के पद पर पदोन्नत किया जाए तो कृपया हम पुराने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिदेव का मूड बहुत अच्छा था। वह कई वर्षों से अपनी साधना में अटका हुआ था, लेकिन कुछ महीने पहले उसे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई और उसने सफलतापूर्वक अगले स्तर को पार कर लिया। वरिष्ठ भाई त्रिदेव, आपको बहुत बहुत बधाई। कई लोग शराब के गिलास लिए आगे आए और टोस्ट पेश कर रहे थे। वे पूरी तरह से अनजान थे कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। आंगन का माहौल ऊपरी तौर पर शांत था, लेकिन सतह के नीचे एक भयानक संकट खामोशी से अपना जाल बिछा रहा था। त्रिदेव के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। शायद यही उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। आज के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यदि कोई स्टार रिवर दायरे में प्रवेश करने में असफल रहता है तो वह वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन त्रिदेव सफल हो चुके थे। मलिक परिवार के शिष्यों को त्रिदेव के बढ़ते प्रभाव से खूब लाभ मिल रहा था और आसपास के शिष्य लगातार उन्हें शराब के प्याले भेंट कर रहे थे। विशेष रूप से राजकून, जिसका त्रिदेव के साथ रिश्ता असाधारण था। कहा जाता है कि वे खून के रिश्ते से जुड़े हैं, लेकिन उनके रिश्ते की असलियत केवल वे दोनों ही जानते थे। आज राजकून ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था और वह बेहद उत्सवपूर्ण और प्रसन्न दिख रहा था। वरिष्ठ भाई राजकून, आप भी जल्द ही दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, है ना? शिष्यों में से एक, जो काफी नशे में था, ने खुशामद करते हुए कहा। हालांकि राजकून अभी स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही था और शिखर तक पहुंचने से कोसों दूर था। दिव्य घटना क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन चापलूसी एक ऐसा नशा है जो कभी निराश नहीं करती। अपनी तारीफ सुनकर राजकून जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद छोटे भाई। मैं 1 वर्ष के भीतर दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर हम साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। राजकून को अपने झूठ पर जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि वह और जोर शोर से डींगे हाँकने लगा। तो मैं वरिष्ठ भाई राजकून के लिए कामना करता हूं कि वे शीघ्र ही स्वर्गीय लोक में उन्नति करें। भीड़ फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। जमीन पर शराब के घड़े लुढ़क रहे थे, मेजें खाने से लदी हुई थीं और कई महिला शिष्याएं उनके मनोरंजन के लिए वहां मौजूद थीं। त्रिदेव ने अपनी बाहों में एक महिला को पकड़ रखा था। एक विशिष्ट शिष्य के साथ जुड़ने का अवसर मिलना किसी भी शिष्य के लिए सम्मान की बात मानी जाती थी। कई अन्य महिलाओं ने भी त्रिदेव के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बाहों में मौजूद महिला ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने त्रिदेव का दिल जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी, तो भला वह इस सुनहरे मौके को हाथ से कैसे जाने देती? कमजोरों का बलवानों की शरण में जाना मानवीय स्वभाव है। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार्तिक की हथेली के एक ही प्रहार से आंगन की दीवार ढह गई और ईंट पत्थर चकनाचूर हो गए। इस बार उसने दरवाजे से आने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने सीधे अपने रास्ते में खड़ी दीवार को ही गिरा दिया। इस तेज गर्जना से आंगन में मौजूद सभी लोग चौंक गए और धूल के गुब्बार की ओर देखने लगे। इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कौन कर सकता है? ओम नाम के एक शिष्य ने तीखी चीख मारी और गुस्से में बाहर की ओर देखा। आज वरिष्ठ भाई के जश्न का दिन था।
ऐसे खुशी के मौके पर उपद्रव मचाने की हिम्मत किसमें थी? जैसे ही धूल छटी, टूटी हुई दीवार के पास कार्तिक और उसका समूह नजर आने लगा। त्रिदेव ने पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी, उसकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर गया। आंगन में मौजूद कई लोगों ने कार्तिक के कारनामों के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे देखा कम ही लोगों ने था। त्रिदेव ने भी उसे मारने के लिए कई लोगों को भेजा था, लेकिन आज उनकी यह पहली आमने सामने की मुलाकात थी। कार्तिक, ये तो सच में कार्तिक है। क्या वह मर नहीं गया था? जो लोग कार्तिक को पहचानते थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। किसी मृत घोषित व्यक्ति का अचानक जीवित सामने आ जाना रोंगटे खड़े करने वाला था। लोगों का एक समूह कार्तिक के पीछे पीछे अंदर आया और चुपचाप तमाशबीन बनकर खड़ा हो गया। उन्हें बस यह देखना था कि आज जीत किसकी होगी। क्या जो खबर हमें मिली थी वह झूठी थी? क्या वह ब्लड सी डेमन आइलैंड पर नहीं मारा गया था? मलिक परिवार के लोग फुसफुसाने लगे। अच्छा हुआ कि वह जिंदा वापस आ गया। आज उसकी मौत का दिन तय है। राजकून अपने नशे से बाहर आया और जोर से हंसा। वे सोच ही रहे थे कि रोहन और बाकी लोगों को कैसे खत्म करें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिकार खुद चलकर उनके जाल में आ फंसेगा। अगर त्रिदेव वहां न होता तो राजकून कभी ऐसी बात कहने की हिम्मत न करता। त्रिदेव ही उसका सबसे बड़ा त्रुप का इक्का था, दिव्य लोक का एक विशिष्ट शिष्य। कार्तिक मलबे को पार करते हुए आंगन में दाखिल हुआ। उसकी निगाहें शिकार की तलाश में चारों ओर घूमी और अंत में सीधे त्रिदेव के चेहरे पर आकर टिक गईं। कार्तिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां घुसपैठ करने की? आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ओम उछलकर आगे आया और कार्तिक की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, लेकिन वह उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी जानते थे कि कार्तिक बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। मरो! कार्तिक ने उस मस्खरे की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपनी तर्जनी उंगली से हवा में एक झटका दिया। पलक झपकते ही एक ठंडी रोशनी की लकीर कौंधी और ओम का शरीर वहीं जम गया। वह बर्फ की मूर्ति की तरह सख्त हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। एक ही इशारे में खेल खत्म। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां सन्नाटा पसर गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक आते ही सीधे हत्या कर देगा। बिना किसी चेतावनी के वह ओम की लाश को लांघकर आगे बढ़ गया। उसके लिए यह किसी कीड़े को कुचलने जैसा था। कार्तिक, तुम मौत को दावत दे रहे हो! त्रिदेव गुस्से से आग बबूला हो गया। भला उसे गुस्सा क्यों नहीं आता? किसी ने उसके जश्न के बीच उसके ही आदमी को मार डाला था। सभी बाहरी लोग मेरे रास्ते से हट जाएं। आज का हिसाब केवल मेरे और मलिक परिवार के बीच है। जो भी इसमें दखल देने की हिम्मत करेगा, उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। कार्तिक की आवाज में मौत की ठंडक थी। आंगन में कुल 64 लोग मौजूद थे, जिनमें से 13 मलिक परिवार के शिष्य थे और बाकी बाहरी मेहमान। वे दुविधा में फंस गए। त्रिदेव एक विशिष्ट शिष्य था। उसे नाराज करना खतरनाक था, लेकिन कार्तिक साक्षात मृत्यु लग रहा था। कार्तिक, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने संप्रदाय के भीतर एक शिष्य की हत्या करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नियमों का कोई डर नहीं? स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के शिखर पर मौजूद एक शिष्य ने आगे बढ़कर कार्तिक को नियमों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। नियम? कार्तिक ने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए हवा में अपना हाथ उठाया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी को जकड़ लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि त्रिदेव को भी प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। वह आदमी हवा में लटक गया। उसका दम घुटने लगा। तुम्हें मुझसे नियमों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो, तो मुझे दोष मत देना। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हवा में एक जोर की कड़क सुनाई दी और उस विशाल अदृश्य हाथ ने उस आदमी को मसल कर रख दिया। चीखने का मौका मिले बिना ही एक और लाश जमीन पर गिर पड़ी। पूरे आंगन में खून की गंध फैल गई। मलिक परिवार के शिष्यों को छोड़कर बाकी बचे लोग डर के मारे पीछे हट गए। महज 3 सांसों के समय में 2 हत्याएं। कितना निर्मम है यह! शिष्य आपस में कांपते हुए फुसफुसाने लगे। वह बात नहीं करता, सीधे खत्म करता है। लगातार 2 लोगों की नृशंस हत्या देखने के बाद त्रिदेव के पीछे खड़े किसी भी शिष्य ने बोलने की हिम्मत नहीं की।
उन्होंने चुप रहना ही अपनी भलाई समझा। कार्तिक इस डर के माहौल से संतुष्ट था। त्रिदेव ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कार्तिक ने उसके सामने उसके लोगों को मारा था। यह उसके गाल पर तमाचे जैसा था। वह बहुत शक्तिशाली है। उसने एक ही वार में स्वर्गीय गैंग के साधक को मार डाला। क्या कार्तिक भी दिव्य घटना क्षेत्र में पहुंच चुका है? भीड़ में शंकाएं उठने लगीं। कार्तिक, मैंने तुम्हें कम करके आंका था, त्रिदेव ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में हत्यारा क्रोध साफ झलक रहा था। तुम्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था। माफ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया, कार्तिक ने व्यंग्य किया। उसकी खौफनाक निगाहें मलिक परिवार के हर सदस्य पर टिक गईं। बड़े भाई त्रिदेव, उससे बहस करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसे मार डालिए। मलिक परिवार के शिष्य अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। त्रिदेव अपनी जगह से नहीं हिला। वह अपनी दैवीय चेतना से कार्तिक की ताकत को मापने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कार्तिक उसके सामने एक अथाह सागर की तरह खड़ा था। अब और इंतजार मत करो, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कार्तिक ने अपनी दुष्ट तलवार निकाल ली। चलो, हम सब मिलकर हमला करते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि वह हम सबको एक साथ मार सकता है। राजकुंड ने चिल्लाते हुए अपना हथियार उठाया और बाकी शिष्यों को ललकारा। हम मलिक परिवार के वंशज हैं। हम एक साथ जिएंगे और एक साथ लड़ेंगे। त्रिदेव ने उन्हें नहीं रोका। वह चाहता था कि राजकुंड और बाकी लोग पहले हमला करें ताकि वह कार्तिक की ताकत का अंदाजा लगा सके। मलिक परिवार के 11 शिष्य हथियारों के साथ कार्तिक की ओर दौड़े। रोहन और उसके साथी मदद के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन कार्तिक ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। कचरा! कार्तिक के होठों पर तिरस्कार की मुस्कान थी। अपनी जगह से हिले बिना उसकी तलवार हवा में लहराई। 6 घातक तकनीकें। तलवार की धार अनगिनत रोशनी की किरणों में बदल गई और उसने पूरे आंगन को अपनी चपेट में ले लिया। आगे बढ़ने वाले 11 शिष्यों के कदम। अचानक 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 11 शिष्यों के रुक गए। स्नैप स्नैप, हवा में कटने की आवाजें आईं। वे एक एक करके फसल की तरह कटकर गिरने लगे। कार्तिक ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह चाहता तो उन्हें तड़पा सकता था, लेकिन समय कम था। आहा, मुझे मत मारो। एक ही झटके में 5-6 लोग मारे गए। यह देखकर बाकी बचे लोगों का साहस टूट गया और वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। राजकुंड इतना भयभीत हो गया कि वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्तिक उन्हें कैसे जाने दे सकता था? उसने तो भागने के सारे रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। अपने परिवार के शिष्यों को गाजर मूली की तरह कटते देख त्रिदेव की आंखें खून से लाल हो गईं। कार्तिक, तुम राक्षस हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अंततः त्रिदेव को आगे आना पड़ा। उसने क्रोध में अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरी ताकत से कार्तिक पर वार किया। एक दिव्य लोक के विशेषज्ञ की आभा वास्तव में भयानक थी, जो राजकुंड जैसे लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? हास्यास्पद। कार्तिक ने त्रिदेव की तरफ देखा तक नहीं और अपना कत्लेआम जारी रखा। जैसे ही त्रिदेव की तलवार करीब आई, कार्तिक ने बस अपना खाली हाथ हवा में झटका। एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति निकली और उसने त्रिदेव की तलवार की सारी ऊर्जा को पल भर में नष्ट कर दिया। एक दिव्य घटना क्षेत्र के विशेषज्ञ के हमले का सामना करते हुए कार्तिक ने कोई भी अनावश्यक हरकत नहीं की। उसने बस शांति से अपना हाथ उठाया। इससे भीड़ में हंगामा मच गया। अगर 9वें स्तर के स्वर्गीय जनरल की हत्या ने अभी अभी सबको चौंका दिया था, तो एक आकाशीय हमले को इतनी आसानी से टाला जाना चौंकाने से भी कहीं अधिक था। यह अत्यंत भयावह था। त्रिदेव को गहरा सदमा लगा। उसने अभी अभी तलवार के उस वार में अपनी 90% शक्ति का इस्तेमाल किया था और फिर भी उसके पास कार्तिक को खरोंच तक पहुंचाने की ताकत नहीं थी। बाल बाल बच गए। शुक्र है कि मैंने आगे कदम नहीं बढ़ाया। आंगन में काफी पीछे खड़े कई लोगों ने मन ही मन खुद को भाग्यशाली महसूस किया। वे भी त्रिदेव का पक्ष लेने ही वाले थे, लेकिन सौभाग्य से ऐन मौके पर उन्होंने समझदारी से काम लिया और रुक गए। यह लड़का तो डरावना है। इसने आखिर किस तरह का खजाना खा लिया है?
कुछ ही महीनों में इसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? 3 महीने पहले की तुलना में कार्तिक की ताकत 100 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। उस समय 9वें स्तर के स्वर्गीय जनरल को मारने में उसे कुछ प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब वह उसे महज एक फूंक से मार सकता है। यह तो बहुत ही शानदार है। इसे देखकर मेरा खून खौलने लगा है। कार्तिक के पीछे खड़े शिष्य उत्साह से झूम उठे। खून के जोश से उत्तेजित होकर कई लोगों ने अपने होंठ चाटे। उनकी भी इच्छा हुई कि वे दौड़कर कार्तिक के साथ मिलकर लड़ें। नरसंहार जारी रहा। कार्तिक के एक उंगली भी उठाए बिना उसकी दुष्ट तलवार ने अनंत तलवार ऊर्जा उत्पन्न कर दी। स्नैप! एक हल्की सी आवाज आई और राजकून का सिर धड़ से अलग हो गया। तलवार की धार ने उसकी गर्दन को मक्खन की तरह काट दिया। खून 3 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक उछला और आंगन में खून की बारिश होने लगी। देखते ही देखते आंगन में 1 दर्जन से अधिक शव बेतरतीब ढंग से बिखर गए। खून की तीखी और धात्विक गंध से वहां खड़े लोगों का जी मिचलाने लगा। अलीना और विशाखा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वे अब और यह कत्लेआम देखना सहन नहीं कर पा रही थीं। हालांकि वे चाहती थीं कि त्रिदेव और उसके साथी मारे जाएं, फिर भी जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अब अखाड़े में केवल कार्तिक और त्रिदेव ही बचे थे। मलिक परिवार के बाकी सभी शिष्य मारे जा चुके थे। एक ठंडी हवा चली और कई लोगों ने अनजाने में अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। उन्हें अपने पैरों से लेकर गर्दन के पिछले हिस्से तक ठंडक का एहसास हुआ। वे कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। क्या वे सब ऐसे ही मर गए? कई लोगों ने अपनी आंखें मल लीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। कई नामी विशेषज्ञ बिना किसी पूर्व सूचना के यूं ही गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इस बार मलिक परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कुलीन शिष्यों और सच्चे शिष्यों को छोड़कर उनके सभी बाहरी और आंतरिक शिष्य नष्ट हो गए। त्रिदेव की मृत्यु के बाद मलिक परिवार की शक्ति पूरी तरह टूट जाएगी। मलिक परिवार बहुत दबंग रहा है। वे अक्सर आजीवक संप्रदाय के आंतरिक मामलों में दखल देते थे। उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कई लोगों को मलिक परिवार के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी थी और अब वे दबी जुबान में त्रिदेव की निंदा कर रहे थे। अब तुम्हारी बारी। कार्तिक की दुष्ट तलवार अब त्रिदेव की ओर तनी हुई थी। उसकी घातक तलवार तकनीक एक दिव्य घटना स्तर एक्स के प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए पर्याप्त थी। सोल स्पीयर और प्राइमोर्डियल स्टारफिस्ट जैसी बड़ी तकनीकों का उपयोग करके मात्र एक लेवल 1 के साधक को मारना कार्तिक को अपनी ऊर्जा की बर्बादी लगा। मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किए बिना भी कार्तिक एक ही थप्पड़ से त्रिदेव को मार सकता था। वह अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। उसे फिलहाल इसे छिपाकर रखने की जरूरत थी। मलिक परिवार के अलावा संप्रदाय में अन्य लोग भी थे जो उसे निशाना बना रहे थे। उसे अपनी असली क्षमताओं को छिपाना सीखना होगा। तुमने मेरे मलिक परिवार के इतने सारे शिष्यों को मार डाला, आज मैं उनका बदला लूंगा। त्रिदेव अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी लंबी तलवार हवा में चमक उठी। यह महज एक आध्यात्मिक खजाना था, वह भी कोई आदिम श्रेणी का नहीं। दूसरी ओर कार्तिक की दुष्ट तलवार किसी शाही हथियार के समान थी। कार्तिक ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया और त्रिदेव के हमले को रोक दिया। क्लैंग! चिंगारियों का एक फव्वारा फूटा, लेकिन कार्तिक 1 इंच भी हिले बिना उसी स्थान पर खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन में गड़ गए हों। दूसरी ओर त्रिदेव को झटके से 10 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया गया। कड़क! जैसे ही त्रिदेव जमीन पर उतरा, उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से झटकने की आवाज आई। देखते ही देखते उसकी तलवार कई टुकड़ों में बिखर गई और जमीन पर गिर पड़ी। यह कैसे संभव है? त्रिदेव अपनी तलवार के टुकड़े देखकर सन्न रह गया। इस तलवार को बनवाने में उसने अनगिनत घंटे और संसाधन खर्च किए थे और यह एक ही वार में कचरा बन गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आसपास खड़े लोग भी कार्तिक के हाथ में मौजूद हथियार को देखकर स्तब्ध रह गए। यह जरूर एक प्राचीन आध्यात्मिक खजाना है। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कार्तिक ने बिना किसी डर के लोगों को मारने का साहस किया। नहीं, मैंने पहले भी प्राचीन खजाने देखे हैं,
लेकिन किसी में भी इतनी भयानक आभा नहीं थी। क्या यह कोई शाही कलाकृति हो सकती है? स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के शिखर पर स्थित एक शिष्य ने तुरंत टिप्पणी की। कार्तिक के हाथ में मौजूद वह काली तलवार साधारण खजानों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। क्या तुम्हें लगता है कि कार्तिक पहले ही दिव्य घटना क्षेत्र में पहुंच चुका है? केवल उसी स्तर के साधक ऐसे खजानों को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अटकलें लगाई जाने लगीं, लेकिन कोई सटीक निष्कर्ष नहीं निकल सका। कार्तिक ने अपना पैर उठाया और धीरे धीरे त्रिदेव की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी, मानो हल्का भूकंप आ गया हो। पूरे आंगन में एक अदृश्य और भारी हत्या का इरादा छा गया था। अपनी तलवार के बिना त्रिदेव उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कार्तिक जितना आगे बढ़ता, त्रिदेव उतना ही पीछे हटता। वह तेजी से एक कोने में जा फंसा, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। तुम एक दिव्य घटना क्षेत्र के विशेषज्ञ हो, मुझे निराश मत करो, कार्तिक ने उपहास भरी आवाज में कहा। अतीत में जब कोई कार्तिक का मजाक उड़ाता था तो लोग हंसते थे, लेकिन इस समय किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह कार्तिक के शब्दों पर हंसे। कार्तिक, तुम पहले ही इतने लोगों को मार चुके हो, क्या तुम सचमुच हम सभी को मिटाना चाहते हो? त्रिदेव को यह अच्छी तरह पता चल गया था कि जिस क्षण उसकी तलवार टूटी, उसी क्षण उसकी हार तय हो गई थी। यह कोई साधारण हार नहीं, बल्कि एक पूर्ण और करारी शिकस्त थी। बिल्कुल सही, मैं तुम सबको जड़ से मिटा दूंगा, कार्तिक ने बिना कुछ छिपाए निर्णायक रूप से जवाब दिया। इस यात्रा के दौरान मैं तुम्हारे परिवार के हथियारों के हाथों कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा। अगर मलिक परिवार का नाश नहीं हुआ तो भविष्य में तुम लोग फिर से मेरे पीछे आओगे। कार्तिक जानता था कि उसकी वर्तमान शक्ति अभी मल्लिक पूर्वज, जो शायद नवजात आत्मा स्तर पर था, का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वह शुरुआत तो कर ही सकता था। अगर 1 साल में नहीं तो 2 साल में एक दिन वह पूरे मल्लिक परिवार को खत्म कर देगा। कार्तिक के सीधे जवाब ने त्रिदेव को अवाक कर दिया। भीख मांगने का कोई फायदा नहीं था। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। अगर मैं मरा तो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लाऊंगा। यह जानते हुए कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, त्रिदेव ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और एक आत्मघाती हमले के लिए कार्तिक पर झपटा। तुम घटिया इंसान, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने का सपना देख रहे हो? कितना हास्यास्पद है। कार्तिक ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए अपनी तलवार म्यान में रख ली। वह त्रिदेव को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, वह उसे अपमानित करना चाहता था। उसने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई। आकाश में ऊर्जा का एक जाल प्रकट हुआ, जो तुरंत एक विशाल हथेली में बदल गया। यह 5 उंगलियों के एक विशाल पहाड़ की तरह था, जो नीचे की ओर कुचलते हुए सीधे त्रिदेव के शरीर पर आ गिरा। धड़ाम! हड्डियों के टूटने की आवाज आई। त्रिदेव का शरीर अचानक जम गया। भारी दबाव के कारण उसके घुटने टूट गए और वह कार्तिक के सामने सीधा घुटनों के बल बैठ गया। दिव्य घटना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित गुरु का अपने से कनिष्ठ शिष्य के सामने घुटने टेकना, यह मौत से भी बड़ा अपमान था। हिस हिस हिस, भीड़ ने जोर से सांस अंदर खींची। सभी कार्तिक की ताकत से भयभीत थे। एक ही चाल में एक विशेषज्ञ को घुटनों पर ला देना, यह उनके लिए अकल्पनीय था। कार्तिक के सामने त्रिदेव एक चींटी की तरह लग रहा था। त्रिदेव के होठों से खून टपक रहा था। महज 10 मिनट पहले वह एक उच्च और शक्तिशाली सम्राट की तरह अपने शिष्यों की चापलूसी का आनंद ले रहा था, और अब वह कार्तिक के सामने एक पालतू जानवर की तरह घुटने टेके हुए था। यह स्वर्ग से सीधे नरक में गिरने जैसा था। आंगन के अंदरूनी हिस्से में मौजूद वे महिलाएं, जो कुछ देर पहले त्रिदेव का दिल जीतने के लिए मरी जा रही थीं, अब शर्मिंदा महसूस कर रही थीं। कई महिलाओं ने अब चमकती आंखों से कार्तिक की ओर देखा, लेकिन अलीना और विशाखा को वहां देखकर उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। क्या तुम इसे स्वयं करोगे या मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं? कार्तिक ने ठंडे स्वर में पूछा। आत्महत्या का विकल्प चुनना निस्संदेह मरने का एक गरिमापूर्ण तरीका होता, लेकिन अगर कार्तिक ने कदम उठाया तो यह मौत दर्दनाक होगी। कार्तिक, क्या तुम मेरी जान बख्श दोगे? तुम्हें कितने संसाधन चाहिए?
मैं सब दे दूंगा। त्रिदेव अब खड़ा नहीं हो सकता था, उसके पैर बेकार हो चुके थे। मैं व्हील चेयर पर अपना शेष जीवन शांति से बिता लूंगा, कृपया मुझे मत मारो। वह मरना नहीं चाहता था। चींटियां भी जीवित रहने की कोशिश करती हैं, इंसानों की तो बात ही क्या। आंगन में सन्नाटा छा गया। सबके कान कार्तिक के जवाब सुनने को तरस रहे थे। बहुत देर हो गई। कार्तिक ने अपनी दुष्ट तलवार निकाली और उसे त्रिदेव की गर्दन पर रख दिया। चूंकि तुमने सम्मान से मरना स्वीकार नहीं किया, तो मुझे खुद ही तुम्हें भेजना होगा। त्रिदेव ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिव्य लोक में प्रवेश करना उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन कार्तिक ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वह रोना चाहता था, लेकिन गला रूंध गया था। कार्तिक, अगर तुमने उसे मारने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी क्षण दूर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसने संकेत दिया कि एक महाशक्तिशाली गुरु उनकी ओर तेजी से आ रहा है। यह स्टार रिवर दायरे का कोई विशेषज्ञ था। उस व्यक्ति के पहुंचने से पहले ही उसकी ऊर्जा की एक विशाल लहर ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आवाज सुनकर त्रिदेव के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। उसने उस आवाज को पहचान लिया था। जगन और राजकून को मारने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन इस आवाज को सुनते ही उसके दिल में हत्या का इरादा अचानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। यह पहले से भी ज्यादा भयानक और तीव्र था। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक अचानक इतनी तीव्र हत्या की भावना क्यों प्रदर्शित कर रहा है। तभी दूर से अचानक एक आकृति तेजी से प्रकट हुई। तुरंत आंगन में एक और व्यक्ति मौजूद था, कुमार शानू। दूसरे लोग शायद उसे न पहचाने, लेकिन कार्तिक ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। दुश्मनों की मुलाकात में नफरत का उबाल आना स्वाभाविक है। जैसे ही कुमार शानू ने कार्तिक को देखा, उसकी आंखों में गहरे सदमे की झलक दिखाई दी। उसने बहुत पहले ही खबर सुन ली थी कि ब्लड सी डेमन आइलैंड पर सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो कार्तिक जिंदा कैसे लौट सकता है। वे रास्ते में घटी हर बात से पूरी तरह वाकिफ थे, चाहे वह मलिक परिवार को कार्तिक की हत्या करने देना हो या जानबूझकर समुद्री राक्षसों को युद्धपोत पर हमला करने का मौका देना। जमीन पर बिखरे हुए शवों और कार्तिक के सामने घुटने टेके हुए त्रिदेव को देखकर कुमार शानू का चेहरा बेहद उदास और क्रोधित हो गया। कार्तिक, तुमने सरेआम हत्या करने की हिम्मत कैसे की? त्रिदेव को तुरंत रिहा करो और अपनी सजा भुगतने के लिए मेरे साथ कानून प्रवर्तन कार्यालय चलो। कुमार शानू ने अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए आदेश दिया। जब प्रवर्तन हॉल के डीकन प्रकट हुए, तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि आखिरकार यह तमाशा अब खत्म होने वाला है। कुमार शानू, त्रिदेव को मारने के बाद मैं तुमसे भी हिसाब चुकता कर लूंगा। कार्तिक ने उसे सीधे उसके नाम से संबोधित किया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा अब छिपाए नहीं छिप रहा था। आज मेरे सामने किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर दूंगा। कुमार शानू बेहद क्रोधित था। वह प्रवर्तन हॉल का एक उच्च अधिकारी था। एक शिष्य द्वारा खुलेआम उकसाए जाने से उसकी और प्रवर्तन हॉल की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही थी। डीकन शानू, कृपया इस बदमाश को तुरंत मार डालिए। इसने इतने कम समय में इतने सारे शिष्यों की हत्या कर दी है। इसका अपराध जघन्य है। कोने में छिपे हुए कुछ शिष्य अचानक हिम्मत करके बाहर आ गए। उनका त्रिदेव के साथ काफी खास रिश्ता था। जब कार्तिक तबाही मचा रहा था, तब उन्होंने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन कुमार शानू के आते ही उनका साहस बढ़ गया। केनेथ और अन्य लोग बहुत चिंतित थे, क्योंकि प्रवर्तन हॉल के डीकन ऐसे लोग नहीं थे जिनसे वे फिलहाल मुकाबला कर सकें। मैदान का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह दुष्ट तलवार अभी भी त्रिदेव की गर्दन पर दबी हुई थी और कार्तिक के हाथ हिलने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। कुमार शानू, मुझे उन लोगों को मारने से कोई नहीं रोक सकता जिन्हें मैं मारना चाहता हूं। कार्तिक ने एक ठंडी हंसी हंसी। दुष्ट तलवार धीरे धीरे मांस में ढंसने लगी, खून बहने लगा और त्रिदेव का शरीर डर के मारे कांपने लगा।
कार्तिक निसंदेह प्रवर्तन हॉल के अधिकारियों के सामने किसी की हत्या करने का दुस्साहस करने वाला पहला व्यक्ति था। कार्तिक, तुम मौत को दावत दे रहे हो? कुमार शानू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास बंद करो! कार्तिक ने ठंडी सी घुरघुराहट निकाली और अचानक तलवार पर जोर दिया। खचाक! त्रिदेव का सिर हवा में उड़ गया और खून का फव्वारा चारों ओर फैल गया। आह हा हा! जब त्रिदेव का कटा हुआ सिर लुढ़ककर सीधे शिष्यों के पैरों पर आ गिरा तो वहां मौजूद लोगों ने एक तीखी चीख मारी। यह एक चेतावनी थी। अगर उन्होंने एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो कार्तिक उन सभी को मार डालेगा। कार्तिक, बेहतर होगा कि तुम अब मर जाओ। कुमार शानू का संयम टूट गया। उसने अविश्वसनीय गति से कार्तिक पर वार किया। एक शक्तिशाली द्वितीय स्तर के स्टार रिवर विशेषज्ञ ने बाढ़ की तरह ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ी, जिसका उद्देश्य कार्तिक को कुचलना था। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। वह दिव्य घटना क्षेत्र के अपने चौथे स्तर की शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था। उसने शपथ ली थी कि जिस दिन वह आजीवक संप्रदाय लौटेगा उसी दिन कुमार शानू की मृत्यु होगी। पृथ्वी बंधन लॉक के साथ संयुक्त 4 खगोलीय घटनाओं की शक्ति से कुमार शानू को मारना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बूम! तभी एक और भी भयावह आभा प्रकट हुई। एक हिंसक शक्ति बीच में आई और उसने कुमार शानू को तिनके की तरह उड़ा दिया। कार्तिक अपनी जगह पर ठिठक गया। वह पलटवार के लिए तैयार था, लेकिन इस समय उसकी मदद के लिए कौन आगे आया? बुजुर्ग राशिद! एक और व्यक्ति मैदान में प्रकट हुआ। एक हट्टा कट्टा बुजुर्ग जो पहाड़ की तरह विशाल और अडिग खड़ा था। वह कार्तिक और कुमार शानू के ठीक बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसने कुमार शानू के हमले को आसानी से विफल कर दिया। गुरुजी, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? हवा में पीछे धकेले जाने के बाद कुमार शानू ने खुद को संभाला और आंगन के एक कोने में खड़ा होकर सवाल पूछा। भले ही वह दोषी हो, कानून लागू करना तुम्हारा काम नहीं है। एल्डर राशिद की आवाज में गजब का रौब था। चाहे कार्तिक दोषी हो या नहीं, उसे सजा देने का अधिकार कुमार शानू के पास नहीं था। यह स्पष्ट था कि वे कार्तिक की रक्षा कर रहे थे। आज कोई भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राशिद के प्रकट होते ही सब लोग सन्नाटे में आ गए। इतने बड़े नरसंहार के बावजूद राशिद ने इस पर आंखें मूंदने का विकल्प चुना था। इसका अर्थ यह था कि कार्तिक ने जो कुछ भी किया उसे एल्डर राशिद की मौन स्वीकृति प्राप्त थी। गुरुजी, इस लड़के ने इतने सारे शिष्यों को मार डाला है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार इसे मौके पर ही मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। कुमार शानू राशिद के प्रति ज्यादा सम्मान नहीं रखता था। वह एल्डर कंजम का खास आदमी था और उसके लहजे में समझौते का कोई संकेत नहीं था। कुमार शानू, अगर हम संप्रदाय के नियमों के उल्लंघन की बात कर रहे हैं तो मरने के लायक तुम हो, ये नहीं। कार्तिक ने अचानक अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए बोलना शुरू किया। वह धीरे धीरे एल्डर राशिद की ओर बढ़ा, उन्हें प्रणाम किया और अपनी अनुपस्थिति के दौरान अपने परिवार और दोस्तों की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्तिक, तुम बकवास कर रहे हो। कुमार शानू गुस्से से आग बबूला हो गया। आज एल्डर राशिद यहां है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोलूंगा। कार्तिक ने ठंडी हंसी हंसी। सभी लोग उत्सुकता से कार्तिक की ओर देख रहे थे। क्या यह लड़का पागल हो गया है? प्रवर्तन हॉल के डीकन के खिलाफ खुलेआम आरोप लगा रहा है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। कार्तिक, बताओ क्या बात है? मैं यहां हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। राशिद ने तुरंत कार्तिक को आश्वस्त किया। जैसा कि सभी जानते हैं, 3 महीने पहले कुमार शानू मुझे ब्लड सी डेमन आइलैंड ले गया था। आप शायद नहीं जानते कि मेरे रक्षक के रूप में इसने मेरे साथ क्या किया। कार्तिक की आवाज इतनी बुलंद थी कि हर कोने तक पहुंच गई। इसने जानबूझकर मलिक परिवार को मेरी हत्या करने के लिए उकसाया और समुद्री राक्षसों के साथ मिली भगत करके हमारे जहाज पर अहरा दसो आजाना तजा
हमला करवाया ताकि मैं मारा जाऊं। यह अपने ही संप्रदाय के शिष्य को मारने की साजिश थी। जब इस घटना का जिक्र आया तो कुमार शानू का चेहरा पीला पड़ गया। कई अपराधों के संयुक्त आरोप के कारण यदि यह सिद्ध हो गया तो कुमार शानू को न केवल डीकन के पद से हटाया जाएगा बल्कि उसे कठोर दंड भी मिलेगा। कुमार शानू, क्या इसने जो कहा वह सच है? एल्डर राशिद ने अपनी भयानक आभा छोड़ते हुए शानू से सवाल किया। इसी क्षण कई अन्य बुजुर्ग स्थिति का जायजा लेने के लिए छाया से बाहर निकल आए। राशिद, तुम मुझे फंसा रहे हो। यह लड़का झूठ बोल रहा है। यह सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कुमार शानू ने हकलाते हुए बचाव किया। उसी क्षण नीले रंग के कपड़े पहने एक आकृति आसमान से नीचे उतरी। कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि संप्रदाय के कुछ उच्च पदस्थ सदस्य उसके खिलाफ थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नवजात आत्मा पूर्वज खुद यहां आएगा। एल्डर आओकी! भीड़ में सन्नाटा छा गया। संप्रदाय में यह बात सबको पता थी कि एल्डर आओकी और एल्डर राशिद के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी है। कार्तिक, तुमने इतना कुछ कह दिया, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? एल्डर आओकी के समर्थन से कुमार शानू ने अपनी पीठ सीधी की और कार्तिक से सवाल करने के लिए पलट गया। वह जानता था कि कार्तिक के पास कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि मलिक परिवार के सभी लोग मर चुके थे और समुद्री राक्षस गवाही देने नहीं आएंगे। कार्तिक, सबूत दिखाओ या चुप रहो, औकी ने खड़े स्वर में कहा। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली। मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करोगे, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। कार्तिक का लहजा बर्फीला था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी बाहर आ जाए। अब जब एल्डर आओकी सामने आ चुके थे तो और बहस करने का कोई फायदा नहीं था। हास्यास्पद, मैं आज यहीं खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि तुम मुझे कैसे मारते हो, कुमार शानू ने उपहास किया। सबूतों के अभाव में उसे कोई नहीं छू सकता था। आज सबके सामने मैं कुमार शानू को चुनौती देता हूं। कार्तिक की आवाज गूंज उठी। आज से 10 दिन बाद हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे, जीवन और मृत्यु का युद्ध। अपनी कलाई के एक झटके से कार्तिक ने जमीन पर मौजूद खून की बूंदों को हवा में उड़ाया। उसने हवा में अजीबोगरीब निशान बनाए जो धीरे धीरे एक लाल रंग के जीवन मरण ताबीज में बदल गए। उसने अपने सार ई की एक बूंद निचोड़ी और उसे ताबीज में डाल दिया। एक बार जीवन मरण का अनुबंध हो जाने के बाद इसे कोई नहीं बदल सकता। केवल एक की मृत्यु ही इसे समाप्त करेगी। आसपास के शिष्य पागल हो गए। कार्तिक क्या कर रहा है? एक स्टार रिवर विशेषज्ञ को चुनौती? यह आत्महत्या है। राशिद इसे रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुमार शानू एक पल के लिए हिचकिचाया। पता नहीं क्यों, लेकिन कार्तिक की आत्मविश्वास भरी निगाहों ने उसे डरा दिया था। उसकी निगाह अनायास ही एल्डर आओकी की ओर गई। आओकी ने सूक्ष्मता से सिर हिलाकर सहमति दी। यह कार्तिक को कानूनी तौर पर मारने का सबसे अच्छा मौका था। वे इसे गंवा नहीं सकते थे। कार्तिक, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कुमार शानू ने अपने रक्त की एक बूंद निचोड़ी और उसे हवा में तैरते ताबीज में डाल दिया। सहमति। जीवन मरण का वह दस्तावेज अचानक 2 टूटते तारों में बदल गया, जो बिजली की गति से कार्तिक और कुमार शानू के माथे में समा गया और उनकी आत्मा के सागर में प्रवेश कर गया। यह एक जंजीर थी जिसने उनकी आत्माओं को आपस में बांध दिया था। अब दोनों में से केवल एक ही जीवित बच सकता था, रक्त उत्प्रेरक के रूप में और आकाश गवाह के रूप में। जिस क्षण यह समझौता हुआ, आकाश में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जीवन मरण का अभिशाप अब बोया जा चुका था। समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब अब साफ था। 10 दिन बाद जीवन और मृत्यु की लड़ाई होकर रहेगी। इसे अब कोई नहीं रोक सकता था, यहां तक कि एल्डर राशिद भी जीवन और मृत्यु के अभिशाप को तोड़ने में असमर्थ थे। कार्तिक, क्या तुम्हें वाकई पूरा भरोसा है कि तुम उसे मार सकते हो? अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो राशिद ने कार्तिक को दोष नहीं दिया। वह पास आए और एक गंभीर धीमी आवाज में पूछा। 70% निश्चित, कार्तिक ने जवाब दिया। दोनों ने टेलीपैथी
के माध्यम से संवाद किया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी बातचीत न सुन सके। जब तक कुमार शानू के पास कोई गुप्त और अप्रत्याशित हथियार न हो, कार्तिक को पूरा विश्वास था कि वह एक साधारण द्वितीय स्तर के स्टार रिवर साधक को मार सकता है। मैं 100% का दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन 70% संभावना भी काफी अधिक है। एल्डर राशिद ने सिर हिलाया। वह जानते थे कि कार्तिक बिना सोचे समझे डींगे हाँकने वाला व्यक्ति नहीं था। एक बार जब मैं निर्णय ले लेता हूं तो मैं उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। मलिक परिवार ने मेरे आजीवक संप्रदाय के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी शत्रुओं के साथ साजिश रची थी। आज कार्तिक ने संप्रदाय के हितों की रक्षा करते हुए उन गद्दारों को सजा दी है। वे लोग मृत्यु के पात्र थे। यह मामला यहीं समाप्त होता है। एल्डर राशिद अचानक जोर से बोले ताकि वहां मौजूद सभी लोग सुन सकें। कार्तिक को इतने सारे लोगों को मारने के लिए एक वैध कारण की आवश्यकता थी और एल्डर राशिद ने उसे वह कारण दे दिया। यह बहाना एकदम सही था। जैसा कि कार्तिक ने बताया था, मलिक परिवार पर रास्ते में उसे रोकने और मारने की साजिश रचने का संदेह था। यह समझना स्वाभाविक था कि लौटने के बाद वह उन गद्दारों से बदला लेना चाहेगा। हालांकि यह बहाना थोड़ा कमजोर लग सकता था, लेकिन इस समय कार्तिक और एल्डर राशिद के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब सबकी निगाहें 10 दिन बाद होने वाली लड़ाई पर टिकी थीं। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि कार्तिक के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसे बस 10 दिन और जीने दिया जा रहा है। और इस तरह आज का यह खूनी तमाशा समाप्त हो गया। आजीवक संप्रदाय के हर कोने में उस दिन हुई घटना की चर्चा गूंज रही थी। विशेष रूप से यह खबर कि कार्तिक ने एक आंतरिक शिष्य के रूप में प्रवर्तन हॉल के एक शक्तिशाली डीकन को सीधे चुनौती दी थी। इस खबर से अनगिनत लोग सदमे में थे। यहां तक कि सच्चे शिष्यों तक भी यह बात पहुंच गई थी, क्योंकि उनमें से एक इस युद्ध में स्टार रिवर दायरे का विशेषज्ञ शामिल था। कार्तिक, यह नया आंगन तुम्हें आवंटित किया गया है। पुराना आंगन जलकर राख हो गया था, इसलिए एल्डर राशिद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कार्तिक को तुरंत एक नया और बेहतर स्थान दिलवा दिया। धन्यवाद एल्डर राशिद। ये 50 रक्त दानव पत्थर हैं जो मैं संप्रदाय को दान करना चाहता हूं। कार्तिक बहुत समझदार था। हालांकि इस बार राशिद ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन संप्रदाय में उनकी आलोचना जरूर होती। उन पर व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों को तोड़ने का आरोप लग सकता था। लेकिन अगर वह इन कीमती पत्थरों को संप्रदाय को सौंप दे तो नकारात्मक अफवाहें अपने आप शांत हो जाएंगी। जल्द ही आज जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जाएगा। 50 रक्त दानव पत्थरों की कीमत 50 उच्च श्रेणी के स्प्रिट स्टोन से कहीं अधिक थी। जब इतना बड़ा दान मिलेगा तो कौन एल्डर राशिद की पीठ पीछे कानाफूसी करने की हिम्मत करेगा। यहां तक कि अन्य बुजुर्गों को भी चुप रहना पड़ा। एल्डर राशिद ने कार्तिक को एक अर्थपूर्ण और प्रशंसा भरी नजर से देखा। वे खुद अपनी बचत निकालकर संप्रदाय को देने की योजना बना रहे थे, लेकिन कार्तिक ने पहले ही बाजी मार ली। अब जबकि हमारे पास 50 ब्लड डेमन स्टोन हैं, बाकी का काम हम संभाल लेंगे, राशिद ने आश्वस्त किया। आंगन में लौटने के बाद कार्तिक आराम करने के बजाय रोहन और अन्य साथियों को सीधे साधना कक्ष अशोज में ले गया। उनकी चोटें गंभीर थीं और उन्हें तत्काल गहन चिकित्सा की आवश्यकता थी। अब तक दी गई दवा ने केवल चोट को बिगड़ने से रोका था, पूरी तरह ठीक नहीं किया था। कार्तिक चाहता था कि 10 दिन बाद होने वाले युद्ध से पहले उसके साथी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। कार्तिक, क्या तुम सचमुच कुमार शानू को हरा सकते हो? केनेथ अभी भी चिंतित था। हालांकि वह कुमार शानू की पूरी ताकत से अनजान था, लेकिन प्रवर्तन हॉल का डीकन होना ही यह साबित करता था कि वह साधारण नहीं था। पुराने दोस्त, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, भले ही सफलता की संभावना केवल 50% ही क्यों ना हो, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साधना कक्ष में प्रवेश करने पर पहले की तरह हर घंटे कार्तिक उन्हें उनकी साधना के बारे में मार्गदर्शन देता रहा। दिन ब दिन समय बीतता गया। इस कठिन परीक्षा के बाद रोहन और अन्य लोगों के लिए यह दुर्भाग्य एक आशीर्वाद में बदल गया। उनके शरीर का अत्यधिक सुदृढ़ीकरण हुआ
और मृत्यु के करीब से लौटने के अनुभव ने उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि की। बाहर बिताया गया एक दिन साधना कक्ष में बिताए गए 1 महीने के बराबर था। अलीना जब साधना कक्ष में कार्तिक से मिलने आई तो वह कुछ उदास दिखाई दी। कार्तिक को सुरक्षित देखते ही उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा और माहौल थोड़ा भारी हो गया। तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। कार्तिक ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। यह अलगाव 3 महीने तक चला था और वे हर दिन डर के साए में जिए थे। कार्तिक को अलीना के प्रति कुछ अपराध बोध महसूस हुआ। यह मेरी अपनी पसंद थी, अलीना ने कहा और मुड़कर अपने आंसू पोंछने लगी। कभी उग्र और जोशीली रहने वाली तीसरी राजकुमारी अब इतनी शांत हो गई थी जिससे कार्तिक को अजीब लग रहा था। यह इसके लायक नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कार्तिक ने कड़वी मुस्कान दी। उसकी पहले से ही एक पत्नी थी और वह रोमांटिक रिश्तों में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। हालांकि वह पुनर्जन्म लेकर अमर सम्राट बना था, लेकिन भावनाओं को संभालने के मामले में वह अभी भी अनाड़ी था। क्या एक आलिंगन मिल सकता है? अलीना ने अचानक आशा भरी निगाहों से कार्तिक की ओर देखा। उसने और कुछ नहीं मांगा, वह बस एक पल के लिए सुकून चाहती थी। उसकी मासूमियत देखकर कार्तिक खुद को रोक नहीं सका। वह आगे बढ़ा और उसे प्यार से गले लगा लिया। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे, जिससे कार्तिक का कंधा भीग गया। उसने अलीना को जी भर के रोने दिया। मैं अब ठीक हूं। कुछ देर बाद अलीना ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसकी हंसी मार्च के महीने में बहने वाली बसंत की हवा की तरह ताजा थी। ऐसा लगा जैसे पुरानी तीसरी राजकुमारी वापस लौट आई है। कार्तिक ने उसे साधना के कुछ सुझाव दिए और फिर बाहर चला गया। शाम हो चुकी थी। विशाखा एक चट्टान पर बैठी आसमान को निहार रही थी। क्या सोच रही हो? पीछे से कार्तिक की आवाज आई। विशाखा को गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए वह साधना कक्ष में नहीं गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में सबकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। कार्तिक उसके पास चट्टान पर बैठ गया। केनेथ और अन्य लोग नए थे और विशाखा ने इस दौरान उनकी बहुत मदद की थी। क्या हमें एक दूसरे के साथ इतना औपचारिक होना जरूरी है? विशाखा ने कार्तिक को गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखा। वे हमेशा एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते थे, लेकिन इस घटना के बाद विशाखा की भावनाओं में बदलाव आ गया था। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वह छिपाए नहीं छिपता। तुम्हारे परिवार के साथ सब कैसा चल रहा है? उन्होंने तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया ना? कार्तिक ने जानबूझकर विषय बदल दिया। अलीना का मामला पहले ही सिर दर्द था। अब विशाखा की भावनाएं उसे और उलझा रही थीं। वह पिछली बार गया था और फिर कभी वापस नहीं आया, विशाखा ने धीमी आवाज में कहा। उसे याद आया जब उसने झूठ बोला था कि वह कार्तिक के बच्चे की मां बनने वाली है, और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। फिर उन्होंने इधर उधर की बातें की। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। साधना कक्ष के अंदर का समय और भी लंबा था। केनेथ और पारितोष के घाव लगभग ठीक हो चुके थे और उनकी साधना का स्तर लगातार 3 स्तरों को पार करते हुए स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 6ठे स्तर के करीब पहुंच गया था। समूह वापस नए आंगन में लौट आया। यह पिछले वाले से 2 गुना बड़ा था। केनेथ, पारितोष, प्रणीत और अन्य लोग कतार में खड़े होकर कार्तिक के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ मैं उससे अवगत हूं और मुझे खेद है कि तुम्हें मेरे कारण कष्ट सहना पड़ा। कार्तिक की आवाज में सच्चा पछतावा था। कार्तिक, ऐसा मत कहो। साधना की दुनिया में कदम रखते ही हम मौत के लिए तैयार थे, केनेथ ने आगे बढ़कर कहा। तुम्हें थप्पड़ किसने मारा? अचानक कार्तिक की नजर पारितोष पर पड़ी। जब वह लौटा था तो उसने देखा था कि पारितोष का आधा चेहरा सूझा हुआ था। मेरा चेहरा अब ठीक है गुरुजी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। पारितोष ने सिर झुका लिया। वह नहीं चाहता था कि कार्तिक अब और किसी मुसीबत में पड़े। मेरे शिष्य की पिटाई हुई है और मैं चुप रहूं? बताओ किसने किया, वरना मुझे और गुस्सा आएगा। कार्तिक की आवाज सख्त हो गई। रोहन समझ गया कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। गुरुजी, खजाने की गोली शिखर के एक बुजुर्ग ने पारितोष का अपमान किया।
उन्होंने कहा कि उसकी रसायन विद्या की प्रतिभा साधारण है और उन्होंने आपका भी मजाक उड़ाया। उन्होंने पारितोष को थप्पड़ मारा और वहां से निकाल दिया। दिलचस्प, उन्होंने मेरी सिखाई विद्या का मजाक उड़ाया। कार्तिक गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में एक खतरनाक चमक थी। मैं देखना चाहूंगा कि इतना अहंकारी कौन है। गुरुजी, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपका मान नहीं रख सका। पारितोष घुटनों पर गिर पड़ा। उठो, मेरी अनुपस्थिति के कारण मैं तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दे पाया। यह मेरी गलती थी, लेकिन अगर किसी ने मेरे शिष्य को हाथ लगाया है तो मैं उसका 10 गुना बदला लूंगा। कार्तिक ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली। यह रसायन शास्त्र के ज्ञान का एक ग्रंथ है, इसे जल्द से जल्द समझ लो। कार्तिक ने उस एकांत द्वीप पर बिताए समय में अपनी सारी अमर रसायन विद्या को संकलित किया था। चूंकि उन्होंने रसायन शास्त्र का प्रयोग करके तुम्हें अपमानित किया है। एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया स्टोरी के एक और न्यू एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।